दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, उसके तहत दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, 2023 से लेके 2011 तक जितने भी पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम सावधानी पूर्वक और ध्यानपूर्वक कवर कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब तक दोस्तों हम लोगों ने 2012 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है। 2012 में हमारे कुछ प्रश्न शेष रह गए हैं, उन प्रश्नों को कवर करने के बाद हम आगे के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं 2012 में जो हमारा तीसरा प्रश्न है उससे दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी कि दोस्तों DRDA जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, कह रहा है कि भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं। फिर पढ़िएगा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके दोस्तों समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दोस्तों निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय यानी कि इंटरसेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। और फिर कह रहा है फोर्थ नंबर कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हमारे निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। ठीक है, तो कह रहा है फिर से दोस्तों जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संदर्भ में देखिएगा कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कह रहा है कि भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, बिल्कुल गलत दिया गया है। फिर पढ़िएगा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते। तो यह भी पॉइंट दोस्तों हमारा इस संदर्भ में गलत दिया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़िएगा। कह रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय इंटरसेक्टोरल तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संदर्भ में। फिर देखिए सेकंड फोर्थ हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दोस्तों निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। ठीक है, तो इस प्रश्न के संदर्भ में थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। एक बार और पढ़ेंगे, देखिएगा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दोस्तों ये क्या करते हैं, निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते। और फोर्थ पॉइंट कह रहा है हमारा कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। तो इस संदर्भ में बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों ने मार्क किया ऑप्शन बी, यानी कि इस संदर्भ में केवल थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पढ़िएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है देखिए, पहला पॉइंट हमारा देखेंगे, पहले व्याख्या देखें, कुछ पैरा में यहां दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे, फिर पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा दोस्तों कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन है मूल रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम दोस्तों के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। ये अभिकरण निम्नांकित रूपों में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में मदद करते हैं। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन दोस्तों मूल रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। ये अभिकरण दोस्तों याद रखें निम्नांकित रूपों में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में मदद करते हैं। फिर पढ़िएगा कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन मूल रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए किया गया था और यह अभिकरण निम्नांकित रूपों में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में मदद करते हैं। चलिए एक एक पॉइंट करके दोस्तों हम पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि निर्धनता रोधी कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करके, क्या है, निर्धनता रोधी कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करके। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि विभिन्न अन्य अभिकरणों व विभागों जैसे पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ प्रभावी तरीके से समन्वय स्थापित करना ताकि जिला स्तर पर निर्धनता उन्मूलन के लिए आवश्यक संसाधन व समर्थन प्राप्त किया जा सके। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़ेंगे कि विभिन्न अन्य अभिकरणों व विभागों जैसे पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ प्रभावी तरीके से समन्वय स्थापित करना ताकि जिला स्तर पर निर्धनता उन्मूलन
के लिए आवश्यक संसाधन व समर्थन प्राप्त किया जा सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट को पढ़िएगा, क्या दिया गया है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संदर्भ में। कह रहा है कि यह केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा दोस्तों हमारा क्या कि निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष के प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग पर निगरानी तथा पारदर्शिता। क्या है, निर्धनता रोगी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष के प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग पर निगरानी तथा पारदर्शिता। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट की तरफ हम ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। देखिए, कह रहा दोस्तों कि ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन के संबंध में जागरूकता स्तर में सुधार को सुनिश्चित करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि ग्रामीण विकास व निर्धनता उन्मूलन के संबंध में जागरूकता स्तर में सुधार को क्या है दोस्तों, सुनिश्चित करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि रिपोर्टिंग व क्षेत्र भ्रमणों के जरिए कार्यक्रमों पर सुदृढ़ निगरानी रखते हैं। ये अभिकरण दोस्तों जिला परिषद केंद्र व राज्य सरकार को निर्धनता रोधी कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में निश्चित अवधि पर सूचना देकर अवगत कराते रहते हैं। फिर पढ़िएगा कि रिपोर्टिंग व क्षेत्र भ्रमणों के जरिए कार्यक्रमों पर सुदृढ़ निगरानी रखते हैं और यह अभिकरण दोस्तों जिला परिषद केंद्र व राज्य सरकार को निर्धनता रोधी कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में निश्चित अवधि पर सूचना देकर अवगत कराते रहते। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि जिले के लिए निर्धनता रोधी कार्यक्रमों हेतु हस्तांतरित सभी कोषों का प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करना। फिर पढ़िएगा कि जिले के लिए निर्धनता रोधी कार्यक्रमों हेतु हस्तांतरित सभी कोषों की प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के संबंध में इस व्याख्या में जितने भी पॉइंट दिए गए थे सभी पॉइंटों को हम लोगों ने ध्यानपूर्वक कवर कर लिया है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 2011 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ देखेंगे। 2011 में हमारे कृषि एवं ग्रामीण विकास से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 2011 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2011 में हमारे कृषि एवं ग्रामीण विकास टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखिए पढ़ेंगे दोस्तों 2011 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। 2011 में पूछे गए प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का क्या है दोस्तों, पात्र है। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। देखिएगा कि किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य, क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि किसी भी परिवार के दोस्तों क्या है, हमारे वयस्क सदस्य। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को दोस्तों यह नाम दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इसके पूर्व दोस्तों यह नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत दोस्तों 2 फरवरी 2006 को की गई थी। ठीक है, यह योजना भारत में दोस्तों बिना वर्गीय भेदभाव किए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की गारंटी शुदा मजदूरी या रोजगार प्रदान करती है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को यह नाम दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को मिला। इसके पूर्व दोस्तों यह नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत दोस्तों 2 फरवरी 2006 को की गई थी। ठीक है, यह योजना दोस्तों भारत में बिना वर्गीय भेदभाव किए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की गारंटी शुदा मजदूरी या रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को यह नाम दोस्तों 2 अक्टूबर 2009 को मिला। इसके पूर्व दोस्तों यह नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि यह योजना भारत में बिना वर्गीय भेदभाव किए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की गारंटी शुदा मजदूरी या रोजगार प्रदान करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न एक बार और देखेंगे क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि किसी भी परिवार के दोस्तों क्या है, हमारे वयस्क सदस्य। ठीक है, चलिए 2011 में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। कृषि एवं ग्रामीण विकास संबंधित टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं, चलिए देखिए। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है। फिर पढ़िएगा, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक कि भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक क्या है दोस्तों, हिस्सेदारी है। तो ऑप्शन ए हम लोग बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, वाणिज्यिक बैंकों की, यानी कि दोस्तों कमर्शियल बैंक्स की। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, तो ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि दोस्तों वाणिज्यिक बैंकों की, कॉमर्शियल बैंक्स की। ठीक है, चलिए व्याख्या
व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 2009-10 की समयावधि से ही कृषि क्षेत्र को दोस्तों संस्थागत ऋणों के प्रवाह में निरंतर वृद्धि होती रही है। कह रहा है कि कृषि को ऋण प्रवाह का एजेंसीवार हिस्सा यह दर्शाता है कि 2011-12 में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा दोस्तों सर्वाधिक यानी कि 72.13% रहा। उसके बाद दोस्तों सहकारी बैंकों यानी कि कोऑपरेटिव बैंक 17.2% और ग्रामीण बैंक 10.65% का स्थान आता है। पिछले वर्षों के दौरान दोस्तों संस्थागत क्रेडिट प्रवाह में सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों के हिस्से में वृद्धि हुई है, जो इन बैंकों की दोस्तों पुनर्संरचना और सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। फिर पढ़िएगा, वर्ष 2009-10 की समयावधि से ही दोस्तों कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋणों के प्रवाह में निरंतर वृद्धि होती रही। कह रहा है कि कृषि को ऋण प्रवाह का एजेंसीवार हिस्सा यह दर्शाता है कि 2011-12 में वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा सर्वाधिक रहा है 72.13%। फिर कह रहा है कि उसके बाद सहकारी बैंकों 17.2% और ग्रामीण बैंक 10.65% का स्थान आता। पिछले वर्षों के दौरान संस्थागत क्रेडिट प्रवाह में दोस्तों सहकारी बैंकों तथा ग्रामीण बैंकों के हिस्से में वृद्धि हुई है, जो इन बैंकों की पुनर्संरचना और सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों इकोनॉमिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वह है हमारा मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमारे पूछे गए हैं। 2022 से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। 2022 में जो हमारे इन्फ्लेशन टॉपिक से पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला पॉइंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। फिर देखिएगा, कह रहा है हमारा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए यानी कि आरबीआई दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार और प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए दोस्तों उत्तरदायी है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, वह है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, फिर आगे के प्रश्नों की तरफ हम देखेंगे क्या कह रहे हैं हमारे आगे के प्रश्न। इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखेंगे क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। चलिए कह रहा दोस्तों पहला पॉइंट देखिएगा व्याख्या में। कह रहा है कि मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता दोस्तों क्या है, एक आवश्यक एवं पूर्व शर्त है। ठीक है, पहला पॉइंट फिर से पढ़ेंगे, देखिएगा। कह रहा है हमारा मौद्रिक नीति यानी कि दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। सतत विकास के लिए मूल्य स्थिरता दोस्तों एक आवश्यक एवं पूर्व शर्त है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी निहित है और यह जिम्मेदारी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत अनिवार्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक में दोस्तों मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी निहित है और यह जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत अनिवार्य है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों हमारा कि मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को लचीला मुद्रास्फीति दोस्तों लक्ष्यीकरण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने हेतु संशोधित किया गया था। फिर देखिएगा कि मई 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को लचीला मुद्रास्फीति दोस्तों लक्ष्यीकरण ढांचे यानी कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने हेतु संशोधित किया गया था। इसमें दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हम लोग मार्क करेंगे विकल्प डी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2022 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा था 2022 में पूछा गया दूसरा प्रश्न। चलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखेंगे 2022 में पूछा गया दूसरा प्रश्न क्या कह रहा था। चलिए देखिएगा पढ़ेंगे दोस्तों 2022 में पूछा गया दूसरा प्रश्न जो कि हमारा इन्फ्लेशन टॉपिक यानी कि मुद्रास्फीति से पूछा गया था। चलिए पढ़ते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यदि मुद्रास्फीति हमारा क्या है, अत्यधिक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां क्या है, खरीद सकता है। फिर देखिएगा यदि मुद्रास्फीति दोस्तों अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारा आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां क्या कर सकता है, खरीद सकता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है यदि रुपए
का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। फिर देखिएगा, यदि रुपए का तेजी से दोस्तों मूल्य ह्रास हो रहा तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे दोस्तों संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। क्या है, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती हैं तो इससे दोस्तों संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। फिर पढ़िएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां क्या कर सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा, कह रहा है यदि दोस्तों रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा, क्या है, यदि रुपए का तेजी से दोस्तों मूल्य ह्रास हो रहा तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ठीक है, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती हैं तो इससे दोस्तों संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती हैं तो इससे दोस्तों संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, ऑप्शन बी, यानी कि इस संदर्भ में सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे सही हैं, फर्स्ट पॉइंट गलत है। व्याख्या चलिए देखेंगे इस प्रश्न की क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, बिल्कुल हम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है जो बाजार से दोस्तों अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता, अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में दोस्तों प्रतिभूतियों को बेचता है जो बाजार से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है। ठीक है, अतः कथन फर्स्ट हमारा सही नहीं है। फिर पढ़िएगा कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है जो बाजार से अतिरिक्त तरलता को दोस्तों अवशोषित कर लेगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसीलिए कथन फर्स्ट हमारा गलत है। चलिए देखिएगा, कह रहा है जब रुपए का मूल्य तेजी से गिरता है तो भारतीय रिजर्व बैंक डॉलर की आपूर्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, कह रहा है कि अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैसे ही ब्याज दरें गिरती हैं तो उसका प्रभाव भारत जैसे अन्य देशों के बाजारों में डॉलर की खरीद पर पड़ता है, अतः कथन सेकंड एवं थर्ड बिल्कुल सही है। विकल्प भी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता जो बाजार से दोस्तों अतिरिक्त तरलता को अवशोषित कर लेता है। फिर पढ़िएगा सेकंड पॉइंट, जब रुपए का मूल्य तेजी से गिरता तो भारतीय रिजर्व बैंक डॉलर की आपूर्ति को बढ़ा देता है। और फिर कह रहा है कि अमेरिका या यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैसे ही दोस्तों ब्याज दरें गिरती हैं तो उसका प्रभाव भारत जैसे अन्य देशों के बाजारों में डॉलर की खरीद पर पड़ता, अतः कथन सेकंड एवं थर्ड बिल्कुल सही है। विकल्प भी इस प्रश्न का हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। बढ़ेंगे दोस्तों 2021 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ, देखिएगा इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहा दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। फिर पढ़िएगा कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, पहला पॉइंट कह रहा है कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। फिर पढ़िएगा कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, पहला पॉइंट कह रहा है कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट भी देखेंगे कि इस प्रश्न में आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं। ठीक है, सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पीवाईक्यू जो हमारी 16 जून 2024 को परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए और साथ ही व्याख्या को भी ध्यानपूर्वक कवर करते चलिए। क्योंकि दोस्तों यूपीएससी में प्रश्न नहीं रिपीट करते, लेकिन दोस्तों हमारे क्या है, फैक्ट जरूर रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों की भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए 2021 में जो ये पहला प्रश्न पूछा गया है इसके कुछ पॉइंटों को हम लोगों ने कवर कर लिया, फिर आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक चलिए दोस्तों देखिएगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों हमारा कि
घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को क्या करता है, बढ़ाता है। कह रहा है कि घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। और थर्ड कह रहा है दोस्तों हमारा व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। ठीक है, कह रहा है कि घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है और व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे दोस्तों व्याख्या क्या कह रही है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन से दोस्तों घरेलू मुद्रा का क्या है, मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य की तुलना में कम हो जाता है। क्या है, मुद्रा के अवमूल्यन से दोस्तों घरेलू मुद्रा का मूल्य हमारा जो है वह विदेशी मुद्रा के मूल्य की तुलना में कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप दोस्तों घरेलू निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। क्या है, इसके फलस्वरूप दोस्तों घरेलू निर्यात जो है वह सस्ता हो जाता है और आयात हमारा क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। सस्ता घरेलू निर्यात दोस्तों विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करता है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा कि मुद्रा के अवमूल्यन से दोस्तों घरेलू मुद्रा का मूल्य हमारा क्या है, विदेशी मुद्रा के मूल्य की तुलना में कम हो जाता। इसके फलस्वरूप दोस्तों घरेलू निर्यात सस्ता होता है और आयात हमारा क्या हो जाता, महंगा हो जाता। सस्ता घरेलू निर्यात दोस्तों विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करता है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली, इसके साथ ही दोस्तों प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्रवाई द्वारा दोस्तों विनिमय दर बढ़ती है, अर्थात घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में सस्ती हो जाती है, तो इसे दोस्तों मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता। अतः कथन सेकंड हमारा सही नहीं है। फिर देखिएगा, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, इसके साथ ही दोस्तों प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब किसी सरकारी कार्रवाई द्वारा विनिमय दर बढ़ती है, अर्थात दोस्तों घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा की तुलना में सस्ती हो जाती है, तो इसे मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता। अतः कथन सेकंड हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है कि व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में किसी देश की वस्तुओं निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस है। कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन के साथ दोस्तों निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है, किंतु व्यापार संतुलन निर्यात और आयात दोनों पर निर्भर करता और यह अनिवार्य नहीं कि मुद्रा के अवमूल्यन से व्यापार संतुलन में सुधार हो। अतः कथन थर्ड हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिएगा, अतः विकल्प ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। सेकंड पॉइंट एक बार और पढ़ेंगे कि व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि में किसी देश की वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के बीच का अंतर है। मुद्रा के अवमूल्यन के साथ निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है, किंतु व्यापार संतुलन निर्यात और आयात दोनों पर निर्भर करता है और यह अनिवार्य नहीं है कि मुद्रा के अवमूल्यन से व्यापार संतुलन में सुधार हो। अतः कथन थर्ड हमारा सही नहीं है। तो तीनों पॉइंटों में दोस्तों हम लोगों ने जो बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था वह था केवल फर्स्ट पॉइंट सही था और ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2000 जो हमारे 21 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, देखिए। चलिए देखते हैं 2021 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में दोस्तों सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। क्या है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए दोस्तों नई मुद्रा का सृजन करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। तो ऑप्शन डी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का क्या है दोस्तों, सृजन करना। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कह रही है। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, कह रहा है कि सार्वजनिक ऋण की दोस्तों चुकौती से बाजार में क्या है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि जरूर होती है। ठीक है, और दोस्तों इसमें स्फीतिकारी प्रभाव की संभावना भी रहती है, किंतु सार्वजनिक ऋण की चुकौती से सरकार की सार्वजनिक व्यय करने की क्षमता कम होने की संभावना रहती है, जो स्फीतिकारी प्रभाव को संतुलित भी कर सकता है। अतः विकल्प हमारा सही नहीं होगा। फिर पढ़िएगा, कह रहा है दोस्तों कि सार्वजनिक ऋण की चुकौती से बाजार में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि जरूर होती है और इसमें दोस्तों स्फीतिकारी प्रभाव की संभावना भी रहती, किंतु सार्वजनिक ऋण की चुकौती से सरकार की सार्वजनिक व्यय करने की क्षमता कम होने की संभावना रहती, जो स्फीतिकारी प्रभाव को संतुलित भी कर सकता। अतः विकल्प हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि किसी भी कदम को दोस्तों स्फीतिकारी यानी कि इन्फ्लेशनरी तब माना जाता है जब उसके परिणाम स्वरूप बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, विकल्प बी और सी सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से
उधार अथवा बैंकों से उधार लेने का अर्थ है बाजार से तरलता खींचना ना कि बढ़ाना। फिर देखिएगा, किसी भी कदम को दोस्तों स्फीतिकारी यानी कि इन्फ्लेशनरी तब माना जाता है जब उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बाजार में दोस्तों मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। विकल्प बी और सी सही नहीं है, क्योंकि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए दोस्तों जनता से उधार अथवा बैंकों से उधार लेने का अर्थ है बाजार से तरलता खींचना ना कि दोस्तों बढ़ाना। ठीक है। फिर देखिएगा, किसी भी कदम को स्फीतिकारी तब माना जाता है जब उसके परिणाम स्वरूप बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। विकल्प बी और सी सही नहीं है, क्योंकि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार अथवा बैंकों से उधार लेने का अर्थ है बाजार से तरलता खींचना ना कि बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, कह रहा है लेकिन दोस्तों सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की दृष्टि से विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि नई मुद्रा सर्वाधिक तरल होती है एवं यह वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि किए बिना ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कर देती। फिर पढ़िएगा, लेकिन सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की दृष्टि से विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि नई मुद्रा सर्वाधिक तरल होती है यानी कि लिक्विड होती है एवं यह वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि किए बिना ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कर देती है। फिर पढ़िएगा, लेकिन सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की दृष्टि से विकल्प डी हमारा सही है, क्योंकि नई मुद्रा सर्वाधिक तरल होती है एवं दोस्तों यह वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि किए बिना ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कर देती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो प्रश्न का विकल्प हम लोगों ने मार्क किया था ऑप्शन डी। प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रा स्फीति कारक हो सकता है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया था। वह था दोस्तों हमारा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट था। देखिएगा, वह हम लोगों ने मार्क किया था कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2020 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखेंगे 2020 में हमारे मुद्रास्फीति टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट है। चलिए इन्फ्लेशन से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों पढ़िएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है में भार उनके दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, फिर से पढ़िएगा कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। सेकंड पॉइंट पढ़िएगा, क्या कह रहा है, होल प्राइस इंडेक्स दोस्तों सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु होल प्राइस इंडेक्स को दोस्तों अपना लिया है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। फिर पढ़ेंगे 2020 में पूछे गए प्रश्न को। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स में दिए गए भार से अधिक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि होल प्राइस इंडेक्स सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा करता है। ठीक है। फिर थर्ड कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु होल प्राइस इंडेक्स को अपना लिया है। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हमारे सही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही दिए गए हैं। पढ़िएगा, कह रहा है कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भार दोस्तों उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से हमारा अधिक है। ठीक है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है हमारा दोस्तों कि होल प्राइस इंडेक्स हमारा क्या है, सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता है जैसा कि दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा करता है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है। क्या कह रहा है, दोनों पॉइंट फिर से पढ़ेंगे कि खाद्य वस्तुओं का दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भार हमारा उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि होल प्राइस इंडेक्स हमारा सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता है जैसा कि दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा करता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु होल प्राइस इंडेक्स को अपना लिया है। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है। ऑप्शन ए हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है। चलिए देखेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे व्याख्या को। देखिएगा, कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक हमारा वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ताओं के स्तर पर लोगों द्वारा प्रतिदिन उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भारांश लगभग दोस्तों क्या है
39.1% है, जो कि दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के भारांश 24.4% से अधिक है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक समूह में सेवाएं दोस्तों शामिल नहीं की गई हैं, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अतः कथन सेकंड भी क्या है दोस्तों, हमारा सही है। फिर पॉइंट पढ़िएगा आगे की। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति की गणना के लिए तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अतः कथन थर्ड हमारा सही नहीं है, अतः विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ताओं के स्तर पर लोगों द्वारा प्रतिदिन उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भारांश लगभग 39.1% यानी कि 39.1% है, जो कि थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के भारांश 24.4% से अधिक है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, सही है। फिर पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक समूह में सेवाएं दोस्तों शामिल नहीं की गई हैं, जबकि दोस्तों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता। अतः कथन सेकंड हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिए। फिर देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति की गणना के लिए तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। अतः कथन थर्ड हमारा क्या है, सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़िएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति की गणना के लिए तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता। अतः कथन थर्ड हमारा सही नहीं है। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों विकल्प ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे सही दिए गए थे और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में हमारा बिल्कुल गलत दिया गया था। चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों इन्फ्लेशन से संबंधित 2015 में जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं उनकी तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं 2015 में पूछे गए प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में दोस्तों मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हमारा सही है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा। कह रहा है कि भारत में दोस्तों मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से हमारे सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि दोस्तों घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। क्या है, घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे, जो कि 2015 में पूछा गया पहला प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न की व्याख्या। देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या हमारी क्या कह रही है। चलिए दोस्तों 2015 में पूछे गए प्रश्न की व्याख्या को हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या क्या कह रही है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे। 2015 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों और इसकी व्याख्या को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए पढ़ते हैं। कह रहा दोस्तों हमारा घटा हुआ मुद्रा परिचलन, क्या कह रहा है, घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन दोस्तों मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि विकल्प ए तथा बी गलत है, क्योंकि दोस्तों सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक दोनों क्रमशः अपनी राजस्व नीति एवं मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं। विकल्प डी भी हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि के बिना मुद्रा प्रसार में वृद्धि से तरलता बढ़ने के चलते स्फीतिकारी दबाव दोस्तों बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता नहीं मिल पाती। अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति में कमी के प्रयास किए जाते हैं। फिर पढ़िएगा। कह रहा है हमारा दोस्तों कि घटा हुआ मुद्रा परिचलन यानी कि मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। विकल्प ए तथा बी हमारा क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक दोनों क्रमशः अपनी राजस्व नीति एवं मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का प्रयास करते हैं। विकल्प डी भी हमारा असत्य है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि के बिना मुद्रा प्रसार में क्या है दोस्तों, वृद्धि से तरलता बढ़ने के चलते स्फीतिकारी दबाव बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता नहीं मिल पाती। अतः दोस्तों विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति में कमी के प्रयास किए जाते। चलिए 2015 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है 2015 में पूछा गया दूसरा प्रश्न, जो कि हमारा इन्फ्लेशन टॉपिक यानी कि मुद्रास्फीति से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स
नंबर फॉर दोस्तों इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है। फिर पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, लेबर ब्यूरो यानी कि श्रम ब्यूरो हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इस प्रश्न को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि श्रम ब्यूरो। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है कि औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स श्रम ब्यूरो द्वारा निकाला जाता है और 1958-59 से दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत संलग्न कार्यालय के रूप में श्रम ब्यूरो इस सूचकांक का संकलन करता। वर्तमान में इसका आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर 2016 है, अतः विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर पढ़िएगा कि औद्योगिक कर्मकारों के लिए दोस्तों उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स श्रम ब्यूरो द्वारा निकाला जाता है। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि 1958 और 59 से दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत संलग्न कार्यालय के रूप में श्रम ब्यूरो इस सूचकांक का संकलन करता है। वर्तमान में इसका आधार वर्ष 2016 है, अतः विकल्प सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों यानी कि औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि श्रम ब्यूरो। चलिए 2013 में पूछे गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारे इन्फ्लेशन टॉपिक से पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि मुद्रास्फीति दोस्तों रीढ़ियों को लाभ पहुंचाती है। क्या है, कह रहा है कि मुद्रास्फीति दोस्तों रीढ़ियों को लाभ पहुंचाती है, और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मुद्रास्फीति दोस्तों बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से हमारे सही हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ए पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, केवल फर्स्ट पॉइंट इसमें सही दिया गया है कि मुद्रास्फीति दोस्तों रीढ़ियों को लाभ पहुंचाती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जबकि सेकंड पॉइंट हमारा गलत दिया गया। फिर पढ़िएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि मुद्रास्फीति दोस्तों रीढ़ियों को लाभ पहुंचाती है। क्या है, मुद्रास्फीति दोस्तों रीढ़ियों को लाभ पहुंचाती, और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मुद्रास्फीति दोस्तों बांड धारकों को लाभ पहुंचाती है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा जो पॉइंट सेकंड दिया गया है गलत है, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, चलिए व्याख्या देखते हैं क्या दी गई है, देखिएगा। कह रहा है हमारा कि मुद्रास्फीति के चलते दोस्तों क्रय शक्ति में कमी के कारण ऋणदाता वर्ग हानि की स्थिति में होता है। क्या है, मुद्रास्फीति के चलते क्रय शक्ति में कमी के कारण दोस्तों ऋणदाता वर्ग हानि की स्थिति में होता है, जबकि ऋणी को लाभ प्राप्त होता है। फिर देखिएगा, मुद्रास्फीति के चलते क्रय शक्ति में कमी के कारण ऋणदाता वर्ग यानी कि लेंडर हानि की स्थिति में होता है, जबकि दोस्तों हमारा ऋणी को क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। क्रय शक्ति में गिरावट के कारण ऋणदाता को जो ब्याज तथा मूलधन के रूप में रुपया मिलता है। क्या है, क्रय शक्ति में गिरावट के कारण ऋणदाता को जो ब्याज तथा मूलधन के रूप में रुपया मिलता है उसकी क्रय शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए ऋणदाता को हानि होती है, पर ऋणी को लाभ होता है क्योंकि वस्तु के रूप में उन्हें कम ही भुगतान देना पड़ता है। फिर से पढ़िएगा कि मुद्रास्फीति के चलते दोस्तों क्रय शक्ति में कमी के कारण ऋणदाता वर्ग यानी कि लेंडर हानि की स्थिति में होता है, जबकि ऋणी हमारा डेप्टर को दोस्तों लाभ प्राप्त होता है। क्रय शक्ति में गिरावट के कारण ऋणदाता को जो ब्याज तथा मूलधन के रूप में रुपया मिलता उसकी क्रय शक्ति अपेक्षाकृत क्या है दोस्तों, कम होती है, इसलिए दोस्तों ऋणदाता को हमारा क्या होती है, हानि होती है, पर ऋणी को दोस्तों लाभ होता है क्योंकि वस्तु के रूप में उन्हें कम ही भुगतान देना पड़ता है। ठीक है, विकल्प भी सही नहीं है क्योंकि दोस्तों मुद्रास्फीति सामान्य बांड धारकों को लाभ नहीं पहुंचाती है। बांड धारक से आशय है दोस्तों जिन्होंने बांड के एवज में दोस्तों रुपया कोई भी मुद्रा उधार दे दिया है। क्या है, कह रहा है कि बांड धारक से आशय है जिन्होंने दोस्तों बॉन्ड के एवज में रुपया कोई भी मुद्रा उधार दे दिया। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे, चलिए एक बार और देखते हैं। कह रहा है कि मुद्रास्फीति के चलते दोस्तों क्रय शक्ति में कमी के कारण ऋणदाता वर्ग हमारा क्या होता है, हानि की स्थिति में होता है, जबकि ऋणी को दोस्तों लाभ प्राप्त होता है। क्रय शक्ति में गिरावट के कारण ऋणदाता को जो ब्याज तथा मूलधन के रूप में रुपया मिलता उसकी क्रय शक्ति दोस्तों अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए ऋणदाता को हानि होती है, पर ऋणी को लाभ होता क्योंकि वस्तु के रूप में उन्हें कम ही भुगतान देना पड़ता है। विकल्प बी क्यों सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों मुद्रास्फीति सामान्य बांड धारकों को लाभ नहीं पहुंचाती है। बॉन्ड धारक से आशय है दोस्तों जिन्होंने बॉन्ड के क्या है एवज में रुपया कोई भी मुद्रा उधार दे दिया है। क्या है, बॉन्ड धारक से आशय है जिन्होंने बॉन्ड के एवज में रुपया कोई भी मुद्रा उधार दे दिया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। मुद्रास्फीति के क्या है दशा में, चलिए आगे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, इस प्रश्न के कुछ आगे भी पॉइंट दिए गए हैं उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, कह रहा है
कि दोस्तों हमारा कह रहा है ऑप्शन बी इसलिए सही नहीं है क्योंकि कह रहा है कि मुद्रास्फीति सामान्य बॉन्ड धारकों को लाभ नहीं पहुंचाती है। ठीक है, बॉन्ड धारक से आशय है जिन्होंने दोस्तों बॉन्ड के एवज में क्या किया है, रुपया कोई भी मुद्रा उधार दे दिया है, और कह रहा है कि मुद्रास्फीति की दशा में दोस्तों ये नुकसान की स्थिति में रहेंगे, अतः विकल्प भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, मुद्रास्फीति दोस्तों मुद्रा या धन की क्रय शक्ति को कमजोर कर देती है। क्या है मुद्रास्फीति दोस्तों, मुद्रा या धन की क्रय शक्ति को कमजोर कर देती है। अधिकांश दोस्तों ऋण उत्पाद हमारे डेब्ट प्रोडक्ट जैसे दोस्तों सावधि जमा अथवा दोस्तों नियमित बॉन्ड, रेगुलर बॉन्ड्स जो रिटर्न प्रदान करते हैं वे मुद्रास्फीति के संदर्भ में संरक्षित नहीं होते। फिर देखिएगा कह रहा है हमारा दोस्तों की मुद्रास्फीति मुद्रा या धन की क्रय शक्ति को क्या कर देता है, कमजोर कर देती है। ठीक है, अधिकांश ऋण उत्पाद डेब्ट प्रोडक्ट जैसे दोस्तों सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट अथवा दोस्तों नियमित बॉन्ड, रेगुलर बॉन्ड्स जो रिटर्न प्रदान करते हैं वे मुद्रास्फीति के संदर्भ में संरक्षित नहीं होते। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2013 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। 2013 में पूछा गया दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन कारणों से हो सकती है। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी दोस्तों निम्नलिखित में से किस या किन कारण या कारणों से हो सकती है। तो पहला कह रहा है कि द्रव्य की पूर्ति में क्या है दोस्तों, वृद्धि। सेकंड कह रहा है कि उत्पादन के समग्र स्तर में दोस्तों गिरावट। फिर कह रहा है कि प्रभावी मांग में वृद्धि। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ऑप्शन डी। इस प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि सामान्य कीमत स्तर में दोस्तों बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन कारण या कारणों से हो सकती। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि। ठीक है, फिर कह रहा है कि उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, और थर्ड कह रहा है दोस्तों प्रभावी मांग में वृद्धि। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या किन कारण या कारणों से हो सकती। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, बिल्कुल सही है दोस्तों। कह रहा है कि उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट, यह भी सही है। और थर्ड कह रहा है कि प्रभावी मांग में वृद्धि, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। इस प्रश्न की व्याख्या दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए देखते हैं, पढ़िए। कह रहा दोस्तों कि मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय क्षमता में गिरावट आ जाती है। फिर पढ़िएगा। कह रहा दोस्तों कि मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय क्षमता में दोस्तों गिरावट आ जाती। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी के कारण दोस्तों मूल्य स्तर में वृद्धि आए तो इसे दोस्तों लागत जन्य स्फीति कहते हैं। फिर देखिएगा वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि आए तो इसे दोस्तों लागत जन्य स्फीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी जबकि मांग बनी रहती है, अतः कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। कह रहा दोस्तों कि किसी भी अर्थव्यवस्था में द्रव्य आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई में वृद्धि मांग जनित मुद्रास्फीति को प्रेरित करती है। वस्तुतः दोस्तों इस दशा में मुद्रा आधिक्य के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती, जिससे दोस्तों हमारा क्या होता है, कीमत स्तर में वृद्धि होती है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति, क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी के कारण मूल्य स्तर में वृद्धि आए तो इसे दोस्तों लागत जन्य स्फीति कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में दोस्तों उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी जबकि मांग हमारी बनी रहती है, अतः कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में द्रव्य आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई में वृद्धि मांग जनित मुद्रास्फीति को प्रेरित करती है। वस्तुतः इस दशा में मुद्रा आधिक्य के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे दोस्तों कीमत स्तर में क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्पादन स्तर में गिरावट का अर्थ है कि वर्तमान मांग को पूरा न कर पाना। जाहिर है यह स्थिति भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का उदाहरण है, अतः कथन सेकंड भी सही है। कह रहा है कि उत्पादन स्तर में गिरावट का अर्थ है वर्तमान मांग को पूरा न कर पाना। जाहिर है कि यह स्थिति भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का उदाहरण है, अतः कथन सेकंड भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि प्रभावी मांग व वास्तविक मांग है जिसके अंतर्गत क्रेता वस्तुओं एवं सेवाओं की वर्तमान बाजार मूल्यों पर वास्तविक खरीदारी करता है। इस वास्तविक खरीदारी से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती, अतः कथन थर्ड हमारा सही है। फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि प्रभावी मांग व वास्तविक मांग है जिसके अंतर्गत क्रेता वस्तुओं एवं सेवाओं की वर्तमान बाजार मूल्यों पर वास्तविक खरीदारी करता है। इस वास्तविक खरीदारी से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है, अतः कथन थर्ड भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ेंगे 2013 में पूछे गए तीसरे प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2013 में पूछा गया तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए।
कह रहा दोस्तों हमारा कि द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है, क्या है, द्रव की पूर्ति दोस्तों यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो उसे दोस्तों हम ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, कह रहा है कि द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर, क्या है, द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो दोस्तों ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है कि द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सामान्य कीमत दर स्थिर बने रहने के लिए मांग और पूर्ति दोनों पक्षों में संतुलन बना रहना आवश्यक होता है। विचारणीय है कि द्रव की पूर्ति यथावत हो जबकि मांग आधिक्य हो तो कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती जाती है। अतः विकल्प ए हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो दोस्तों ब्याज की दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सामान्य कीमत दर स्थिर बने रहने के लिए दोस्तों मांग और पूर्ति दोनों पक्षों में संतुलन बना रहना आवश्यक होता है। विचारणीय है कि द्रव की पूर्ति यथावत हो जबकि मांग दोस्तों क्या है, आधिक्य हो तो कीमत स्तर में लगातार वृद्धि होती जाती है। अतः विकल्प ए हमारा क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, क्या दिए गए हैं इस प्रश्न के आगे के पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्न हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न। चलिए दोस्तों पढ़िएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है कि द्रव की मांग में वृद्धि एक ऐसी स्थिति है जो बाजार में तरलता के संकट को पैदा कर सकती है, जिससे दोस्तों स्फीति जन्य प्रभाव यानी कि इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फिर देखिएगा, द्रव्य की मांग दोस्तों में वृद्धि एक ऐसी स्थिति है जो बाजार में तरलता के संकट को पैदा कर सकती है, जिससे दोस्तों स्फीति जन्य प्रभाव यानी कि इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, देखिएगा। कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कीमत स्तर में वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति की स्थिति सामने आ सकती है। इस स्थिति को ना आने देने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज की दर में वृद्धि कर देगा, जिससे दोस्तों ऋण हमारा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। फिर देखिएगा, दूसरे शब्दों में कीमत स्तर में वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति की स्थिति सामने आ सकती है। इस स्थिति को ना आने देने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज की दर में वृद्धि कर देगा, जिससे हमारा ऋण क्या हो जाएगा दोस्तों, महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उल्लेखनीय है दोस्तों कि द्रव की मांग में वृद्धि से ब्याज दर में कमी नहीं होगी, क्योंकि ब्याज दर में कमी मुद्रा की मांग को और बढ़ाएगी, जिससे तरलता की समस्या आ सकती है। अतः विकल्प सी हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि द्रव की मांग में वृद्धि से ब्याज दर में कमी नहीं होगी, क्योंकि ब्याज दर में कमी मुद्रा की मांग को और बढ़ाएगी, जिससे तरलता की समस्या आ सकती है। इसलिए विकल्प बी हमारा क्या है, विकल्प सी हमारा दोस्तों गलत है। ठीक है, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि द्रव की मांग दोस्तों, द्रव की मांग में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंक ब्याज दर इसलिए भी बढ़ा देंगे क्योंकि मुद्रा तो सीमित है लेकिन उसकी मांग करने वाले बहुत हैं। अतः विकल्प बी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का। फिर पढ़िएगा, द्रव की मांग में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंक ब्याज दर इसलिए भी बढ़ा देंगे क्योंकि मुद्रा तो सीमित है लेकिन उसकी मांग करने वाले बहुत। अतः विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही होगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे चौथे नंबर प्रश्न को, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक दोस्तों स्फीतिकारी होने की संभावना है। ठीक है, 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फिर से बढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक दोस्तों स्फीतिकारी होने का क्या है, संभावना है। ठीक है, चलिए देखेंगे, बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से दोस्तों किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है। तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। ठीक है, इस प्रश्न को पहले भी हम देख चुके हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए दोस्तों नई मुद्रा का सृजन। ठीक है, पहला पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। कह रहा है कि कोई भी कदम दोस्तों स्फीतिकारी तब होगा जब उसके परिणाम स्वरूप बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती हो। अतः विकल्प बी और सी सही नहीं है, क्योंकि जनता से ऋणादान अथवा बैंकों से ऋणादान करने का मतलब है बाजार से तरलता खींचना, ना कि बढ़ाना। फिर पढ़िएगा, कोई भी दोस्तों कदम स्फीतिकारी तब होगा जब उसके परिणाम स्वरूप बाजार में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। अतः विकल्प बी हमारा क्या है, और सी सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों जनता से ऋणादान अथवा बैंकों से ऋणादान करने का मतलब है बाजार से तरलता खींचना, ना कि बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा है कि लोक ऋण की चुकौती से यद्यपि बाजार में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है, और कह रहा है कि इसमें स्फीतिकारी प्रभाव की संभावना है, लेकिन सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की दृष्टि से विकल्प डी सही है, क्योंकि नई मुद्रा सर्वाधिक तरल होती है एवं यह वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि किए बिना ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कर देती है। फिर पढ़िएगा, लोक ऋण की चुकौती से यद्यपि बाजार में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है और इसमें दोस्तों स्फीतिकारी प्रभाव की संभावना है, लेकिन सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की दृष्टि से विकल्प डी हमारा सही होगा, क्योंकि नई मुद्रा सर्वाधिक तरल होती एवं यह वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में कोई वृद्धि किए बिना ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कर देती है। चलिए दोस्तों 2012 में पूछे गए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारे इन्फ्लेशन टॉपिक से पूछे गए हैं। देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप
अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या होगी दोस्तों, मुद्रा में हमारी आपूर्ति में वृद्धि होगी। पढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। पहला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी। क्या है, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी। फिर कह रहा है सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण। फिर कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित उपायों में से किसके या किनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही होगा। इस क्रिया के द्वारा हमारी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पहला पॉइंट बिल्कुल हमारा सही है। जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी, तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल गलत है। फिर देखिएगा, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट जो कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, तो यह पॉइंट भी हमारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इस संदर्भ में बिल्कुल जो राइट आंसर मार्क करेंगे वह है हमारा ऑप्शन सी। केवल फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में सही दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा दोस्तों कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को, क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय से बाजार में मुद्रापूर्ति अथवा तरलता बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिभूतियों के बदले पैसा दिया जा रहा, जबकि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई मुद्रा से तरलता अथवा मुद्रापूर्ति में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि मुद्रा बाजार में नहीं आ रही बल्कि जमा की जा रही है। फिर पढ़िएगा, सरकार द्वारा कह रहा है कि केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि में सहायक होगा, क्योंकि सरकार इस मुद्रा को दोस्तों विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाजार में व्यय करेगी, अतः मुद्रापूर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर पढ़िए, कह रहा है कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय से बाजार में दोस्तों मुद्रापूर्ति अथवा तरलता बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिभूतियों के बदले पैसा दिया जा रहा, जबकि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई मुद्रा से तरलता अथवा मुद्रापूर्ति में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि मुद्रा बाजार में नहीं आ रही बल्कि जमा की जा रही है। कह रहा है कि सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि में सहायक होगा, क्योंकि सरकार इस मुद्रा को विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाजार में व्यय करेगी, अतः मुद्रापूर्ति में वृद्धि होगी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय से बाजार में मुद्रापूर्ति अथवा तरलता बढ़ेगी, क्योंकि प्रतिभूतियों के बदले पैसा दिया जा रहा, जबकि लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई मुद्रा से तरलता अथवा मुद्रापूर्ति में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि मुद्रा बाजार में नहीं आ रही बल्कि जमा की जा रही है। फिर देखिएगा, कह रहा है कि सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि में सहायक होगा, क्योंकि सरकार इस मुद्रा को विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाजार में व्यय करेगी, अतः मुद्रापूर्ति में हमारी वृद्धि होगी। चलिए इन्फ्लेशन टॉपिक से 2011 में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, देखिएगा क्या प्रश्न हमारे कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत दोस्तों निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, इसके दोस्तों क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर पढ़िएगा कि हाल के वर्षों में भारत दोस्तों निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तरोत्तर दोस्तों वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया है। फिर पढ़िएगा, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। और थर्ड कह रहा है कि आहार की दोस्तों आपूर्ति श्रृंखला में कई हमारे संरचनात्मक अवरोध हैं, ठीक है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन सही हैं, तो ऑप्शन बी हम लोगों ने इस संदर्भ में बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, सेकंड और थर्ड पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। फिर पढ़िएगा, कह रहा दोस्तों हमारा ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है हमारा कि हाल के वर्षों में भारत दोस्तों निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कह रहा है कि उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत 5 वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30% घट गया, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है। फिर पढ़िएगा, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। फिर पढ़िएगा कि बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। सेकंड पॉइंट की हम लोगों ने देख लिया। थर्ड पॉइंट देखेंगे, आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों व्याख्या हम पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए देखिएगा, कह रहा है हमारा दोस्तों की सब्जियों, फलों, दूध, अंडा, मांस और मछली के उपभोग में वृद्धि के चलते खाद्यान्न मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़िए।
कह रहा है दोस्तों हमारा कि सब्जियों, फलों, दूध, अंडा, मांस और मछली के उपभोग में वृद्धि के चलते खाद्यान्न मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। हाल के वर्षों में भारत में निरंतर उच्च खाद्य स्फीति के निम्नलिखित कारण रहे हैं। पहला पॉइंट पढ़िएगा कि पिछले कुछ वर्षों में दोस्तों खाद्य मुद्रास्फीति हमारी संरचनागत और मौसमी कारकों का परिणाम रही है। फिर पढ़िएगा कि पिछले कुछ वर्षों में खाद्य मुद्रास्फीति दोस्तों संरचनागत और मौसमी कारकों का परिणाम रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़िए कि वितरण चैनलों में मौजूद दोस्तों अक्षमता तथा खाद्य वस्तुओं की बर्बादी व नष्ट होना उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण रहे हैं। फिर पढ़िएगा कि वितरण चैनलों में मौजूद दोस्तों अक्षमता अथवा खाद्य वस्तुओं की बर्बादी व नष्ट होना उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण रहे हैं। फिर पढ़ेंगे कि वितरण चैनलों में मौजूद अक्षमता तथा खाद्य वस्तुओं की बर्बादी व नष्ट होना उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण रहे। चलिए देखिएगा, कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के प्रावधान भी इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। ठीक है, कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के प्रावधान भी इसके लिए जिम्मेदार रहे। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि खाद्य वस्तुओं के वितरण में बिचौलियों के स्तर से समस्या। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है दोस्तों कि खाद्य वस्तुओं के वितरण में बिचौलियों के स्तर से समस्या। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि मनरेगा के चलते ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि से हुई आय में वृद्धि ने भी उपभोग प्रतिरूप में बदलाव लाकर खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है। फिर पढ़िएगा कि मनरेगा के चलते ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि से हुई आय में वृद्धि ने भी उपभोग प्रतिरूप में बदलाव लाकर खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस की बात कर रहा है में कई तरह की खामियों के चलते आहार की आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक अवरोध देखे गए। ठीक है, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई तरह की खामियों के चलते आहार की आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक अवरोध देखे गए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 2011 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2011 में पूछा गया दूसरा प्रश्न। चलिए कह रहा है कि स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप या कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। या दोस्तों आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट है क्या। फिर देखिएगा कि स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी दोस्तों आधार प्रभाव पर लगाया जाता है यानी कि बेस इफेक्ट पर। कह रहा है कि यह आधार प्रभाव है क्या। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। फिर पढ़िएगा दोस्तों स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है या आधार प्रभाव है क्या। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न में बेस इफेक्ट पॉइंट को दोस्तों डिस्क्राइब करने को कहा जा रहा है। चलिए देखेंगे ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। कह रहा है कि यह फसलों के खराब होने से आपूर्ति में उत्पन्न उग्र अभाव का प्रभाव है। ठीक है, चलिए आगे भी इस प्रश्न से संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहे हैं इस प्रश्न से संबंधित आगे के पॉइंट। इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक बढ़ेंगे आगे के पॉइंट की तरफ। चलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यह दोस्तों 2011 में पूछा गया हमारा दूसरा प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। 2011 में पूछा गया दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव है। क्या है, यह तीव्र आर्थिक विकास के कारण तेजी से बढ़ रही मांग का प्रभाव। और हमारा सी कह रहा है कि यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। क्या है, यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। तो यही पॉइंट हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हम मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यानी कि दोस्तों हमारा बेस इफेक्ट क्या है, तो यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बेस इफेक्ट हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ। प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा दोस्तों हमारा कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आए प्रभावों को दर्शाता है। ठीक है, आधार प्रभाव से दोस्तों मुद्रास्फीति की सटीक तस्वीर सामने नहीं आ पाती। यदि विगत वर्ष में मुद्रास्फीति दर काफी कम भी हो तो भी दोस्तों मुद्रास्फीति के प्राइस इंडेक्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने पर गणितीय ढंग से अगले वर्ष में मुद्रास्फीति का उच्च स्तर सामने आता आधार प्रभाव की यह विकृति होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में आधार प्रभाव यानी कि बेस इफेक्ट दोस्तों विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आए प्रभाव को दर्शाता है। विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आए प्रभाव को दर्शाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आधार प्रभाव से मुद्रास्फीति की सटीक तस्वीर सामने नहीं आ पाती। यदि दोस्तों हम क्या करेंगे, विगत वर्ष में मुद्रास्फीति दर काफी कम भी हो तो भी दोस्तों मुद्रास्फीति के प्राइस इंडेक्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने पर गणितीय ढंग से अगले वर्ष में मुद्रास्फीति का उच्च स्तर सामने आता आधार प्रभाव की यह विकृति दोस्तों होती है। याद रखिएगा। चलिए 2011 में पूछे गए दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहा है। 2011 में पूछा गया तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। दोस्तों कह रहा है कि आर्थिक विकास सामान्यतः दोस्तों युग्मित होता है। क्या है, कह रहा है दोस्तों आर्थिक विकास सामान्यतः हमारा युग्मित होता है।
तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे स्फीति के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर पढ़िएगा, कह रहा है कि आर्थिक विकास सामान्यतः दोस्तों युग्मित होता है। क्या है? आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी स्फीति के साथ। व्याख्या पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या? कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि सामान्यतः दोस्तों पूंजी निर्माण, बचत, निवेश, मांग और आपूर्ति श्रृंखला में संतुलन, आयात निर्यात आदि कारकों से संचालित होती है। फिर देखिएगा कि आर्थिक समृद्धि दोस्तों यानी कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोस्तों सामान्यतया पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन, बचत, निवेश, मांग और आपूर्ति श्रृंखला में संतुलन, आयात निर्यात आदि कारकों से संचालित होती है। समृद्धि के लिए दोस्तों समस्त आर्थिक गतिविधियां बाजार में संपन्न की जाती और वो भी दोस्तों मुद्रा के साथ। बाजार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि लेकिन आपूर्ति में कमी की स्थिति व कुछ अन्य कारक होते हैं वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर महंगाई की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। इस रूप में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से पढ़िएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आर्थिक समृद्धि सामान्यतः दोस्तों क्या करता है? पूंजी निर्माण, बचत, निवेश, मांग और आपूर्ति श्रृंखला में संतुलन, आयात निर्यात आदि कारकों से संचालित होती है। समृद्धि के लिए दोस्तों समस्त आर्थिक गतिविधियां बाजार में संपन्न की जाती हैं और वो भी दोस्तों मुद्रा के साथ। कह रहा है कि बाजार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि लेकिन आपूर्ति में कमी की स्थिति व कुछ अन्य कारक वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर महंगाई की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। इस रूप में दोस्तों मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न कह रहा था कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो याद रखिए दोस्तों स्फीति के साथ। चलिए, इकोनॉमिक्स से संबंधित दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वह है अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारे विविध विषय। ठीक है, इन्फ्लेशन से संबंधित सारे प्रश्नों को हम लोगों ने ध्यानपूर्वक कवर कर लिया है। चलिए, 2023 में पूछे गए पहले प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है? देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। क्या है? देखिएगा, कह रहा है कि स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। फिर कथन सेकंड कह रहा है कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम दोस्तों स्वर्ण निचय यानी कि रिजर्व है। कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो इसमें जो बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित विविध विषय से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। देखिए, 2023 में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कथन फर्स्ट कि स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। और फिर कह रहा है कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय यानी कि रिजर्व है। ठीक है, तो इस संदर्भ में ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया दोस्तों। याद है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि कथन एक हमारा क्या है? सही है, किंतु कथन सेकंड हमारा क्या है? गलत है। यानी कि दोस्तों स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है और कथन सेकंड कह रहा है कि स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण निचय है, तो यह हमारा गलत है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं, तब तक लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।